स्वागत है आप सबका स्वागत है आज आपके सामने जीत 2024 बैच में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 2025 बैच में, जहां पे आज आपके पास है लेक्चर नंबर 7 फॉर चैप्टर नंबर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। उसका आज है आपके पास लेक्चर नंबर 7 और पिछले लेक्चर में हमने पॉलिनेशन एंड आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को खत्म किया था। आज उसके आगे चलेंगे, पॉलन पेस्टल इंटरेक्शन स्टार्ट करेंगे। अपनी अपनी एनसीईआरटी अपने सामने रखना और उसमें एक मैं आपको फ्लो चार्ट लिखवाऊंगा। आप अपनी एनसीईआरटी पे, बिकॉज पॉलन पेस्टल इंटरेक्शन कौन से पेज पे दिया हुआ है, इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 33। तो यहाँ पे जगह होगी ऐसे, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे आप ऐसे ही बनाना जैसे मैंने ये बनाया हुआ है ना, या ऐसे ही आपको साइड पे क्या करना है, एक फ्लो चार्ट बनाना है। ओके, सो लेट्स डू दिस नाउ। हाँ, सो वी आर टुवर्ड्स पोलन पेस्टल इंटरेक्शन। अब देखिए, पॉलन जो है वो पिस्टल तक पहुंच गया है। पॉलन इज नाउ ऑन द पिस्टल, यानी कि अब एक्चुअली क्या हो रहा है, अगर मैं ऐसे डायग्राम बनाऊंगा तो यहां पे पॉलन बैठा है और अब इसने पॉलन ट्यूब बनानी है। ऐसे पॉलन ट्यूब बनाएगा, बट उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये ओवरी देखेगी, ये पिस्टल देखेगा कि क्या ये इसी प्लांट का स्पेशल वाला जो इसी का पॉलन है या नहीं, है ना। हो सकता है रोज पे मैंगो का गिर गया तो वो थोड़ी पॉलिनेट करेगा। रोज और मैंगो का पॉलिनेट करके क्या बनेगा बताओ, है ना। तो ऐसे तो कई सारे गिरते होंगे बट वो पॉलिनेट नहीं करते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। अरे इंट्रॉल नहीं, इंटरेक्शन, जिसके थ्रू पॉलन और पिस्टल आपस में रिकॉग्नाइज करते हैं कि क्या ये उसी का पॉलन है या ये उसी का पिस्टल है या नहीं। अगर उसी का पॉलन नहीं होगा तो भी वो आगे पॉलन ट्यूब नहीं बनाएगा, अगर उसी का पिस्टल नहीं होगा तो भी उसके आगे पॉलन ग्रेन और पॉलन ट्यूब नहीं बनेगी। एक मिनट, हाँ जी, सही, ठीक है। तो ये क्लियर है। नीचे आज गद्दा नहीं बिछाया हुआ है तो इसलिए थोड़ा दिक्कत है, हाइट भी आपको थोड़ी छोटी लग रही होगी। हाँ, सो नाउ ये जो है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको जानना है ये केमिकल रेगुलेटेड है, मतलब कई सारे केमिकल्स होंगे इस पॉलन के पास, कई सारे होंगे इस पिस्टल के पास, जो कि आपस में केमिकल्स को इंटरेक्ट करवाएंगे, उस केमिकल से रिकॉग्नाइज करवाएंगे कि क्या ये मेरा पॉलन है या नहीं है। इसीलिए हम बोलते हैं देयर इज अ केमिकल डायलॉग। देयर इज अ केमिकल डायलॉग बिटवीन पॉलन एंड पिस्टल। डायलॉग का मतलब बातचीत नहीं है। हाँ, यू कैन थिंक इट ऑफ बातचीत एज वेल, यार उनके बीच में एक केमिकल डायलॉग हो रहा है, तो केमिकल्स की फॉर्म में बातचीत हो रही है जिससे वो रिकॉग्नाइज करेंगे एक दूसरे को, बिटवीन पॉलन एंड पिस्टल। तो रिकॉग्नाइज ईच अदर, एंड अगर रिकॉग्नाइज हो गए तो फिर आगे पॉलिनेशन होगी। तो इसके लिए मैं एक फ्लो चार्ट आपको बना के दिखाऊंगा, यहीं पे बनाऊंगा। इसको आप जल्दी से नोट करा, ये डायग्राम ऐसे ही रहने देना, आप भी बना के रखना। इसको जल्दी से नोट करो, फिर फ्लो चार्ट के लिए मुझे इसको मिटाना पड़ेगा, राइट। जल्दी जल्दी इसको नोट कर लेना प्लीज, काइंडली बी लिटिल क्विक, और साथ साथ में नोट करें तो ज्यादा बेटर है। सबसे पहले पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में, अच्छा एक मिनट वेट करिएगा, हाँ जी, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन जो मैंने आपको बताया वो तो क्लियर होगा। अब पॉलन को रिकॉग्नाइज कर लिया गया, थोड़ा ऊपर लिखते हैं तो ज्यादा नीचे आपको दिखाई दे जाएगा। पॉलन को रिकॉग्नाइज कर लिया, यानी कि पॉलन का रिकॉग्निशन हो गया। अगर आपको मान लीजिए ये क्वेश्चन सीबीएसई में भी आ रहा है, वैसे तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते उसमें भी, बट अगर आ रहा है तो आप उसमें ये फ्लो चार्ट बनाएंगे तो आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे, कोई आपका नंबर नहीं काट सकता। पॉलन को रिकॉग्नाइज किया, और रिकॉग्नाइज करने के बाद वो पॉलन दो तरह का हो सकता है, या तो वो होगा रॉन्ग टाइप का पॉलन। रॉन्ग टाइप का मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रॉन्ग टाइप? रॉन्ग टाइप का मतलब है या तो वो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी वाला है, मतलब उसको इस सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या था, आउटब्रीडिंग डिवाइस था, मतलब अब वो खुद ही इसमें नहीं आ पाएगा। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी वाला, इनकम्पैटिबिलिटी। या तो वो हो सकता है कोई और पॉलन हो, है ना, अनदर स्पीशीज का पॉलन हो, ये भी तो हो सकता है। तो उसको हमने बोला है रॉन्ग टाइप का, जिसमें पॉलिनेशन नहीं होगी। तो रॉन्ग टाइप में कोई भी पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होगा। एक मिनट जस्ट मुझे एसी चलाने दीजिए, क्योंकि यहाँ पे गर्मी जो है अभी बहुत हाई है, नियरली 46-47 डिग्री टेम्परेचर चला गया था कल, परसों 46 था शायद, 45-46, ठीक है। तो इसलिए बिकॉज फोन भी बड़ी जल्दी ओवरहीट हो जाता है और उसके कारण वीडियो खुद ही बंद हो जाती है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी यानी अदर स्पीशीज का, किसी और स्पीशीज का आ गया, इसकी स्पीशीज का पॉलन नहीं आया। एक हो सकता है कि राइट टाइप का पॉलन आ गया है,
अब अगर राइट टाइप का पॉलन आ गया है तो केमिकल डायलॉग ने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया। पॉलन रिकॉग्निशन कैसे हो रहा है? केमिकल्स के थ्रू हो रहा है। जब ये रिकॉग्नाइज हो गया कि यार ये राइट टाइप का है, ये मेरा ही पॉलन है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? राइट टाइप हो गया, फिर पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन। अच्छा, अब पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन में भी हो सकता है कि जो पॉलन आया है वो 2 सेल्ड का हो, 2 सेल्ड पॉलन हो सकता है, या वो 3 सेल्ड पॉलन भी हो सकता है ना? तो 2 सेल्ड वाले पॉलन में 2 सेल्ड वाला पॉलन बाद में 3 सेल में जाएगा ना। अगर इसके अंदर पॉलन ट्यूब के अंदर ही तो चेंज होता था, वो 2 सेल वाला बाद में 3 सेल में जाता है, और जब वो 3 सेल्ड वाला पॉलन बन गया तो फिर वो आगे पॉलन ट्यूब, पॉलन जर्मिनेशन लिख देता हूं, पॉलन ट्यूब तो फॉर्म हो ही रही है, पॉलन जर्मिनेशन में चला जाएगा। तो पॉलन जर्मिनेट हो गया और उसने पॉलन ट्यूब बना ली। यही आपके पास पॉलन जो है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में यही आपको जानना है। सबसे मेन चीज जो है वो तो यही है कि केमिकल्स बेस्ड होता है ये चीज, और इसमें कुछ भी आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको इतना पता है तो ठीक है। रॉन्ग टाइप का मतलब समझ लीजिएगा कोई और स्पीशीज का है या सेल्फ इनकम्पैटिबल है। राइट टाइप का मतलब सही स्पीशीज आई है, करेक्ट स्पीशीज आई है और उसी का पॉलन आया है। मतलब करेक्ट टाइप में वो होगा जिसको आप कर पा रहे हो। अच्छा, ये कैसे पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन कैसे होती है इसको हम अगले पेज पे समझते हैं। पहले आप यहाँ पे इसको नोट करना जरा जल्दी 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 जल्दी। मैं इसकी पिक्चर क्लिक कर लेता हूँ। हाँ, इसको आपने नोट जल्दी से कर लिया। आई होप एंड बिलीव आप जो कह रहा हूँ उसको समझ भी रहे हैं और साथ में नोट भी कर रहे हैं। देखो, अगर आपने नोट नहीं किया तो कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि आपको एट द लास्ट ऑफ द चैप्टर ये सारे मैं नोट्स मर्ज करके एक बार प्रोवाइड कर दूंगा। बट दिक्कत इस चीज की है कि अगर आप नोट नहीं करेंगे तो आपके भूलने के चांसेस बड़े ज्यादा होंगे। कहते हैं आपकी जितनी ज्यादा इंद्रियां चल रही होंगी, इंद्रियां मतलब जितने ज्यादा सेंसेस आपके चल रहे हैं, उतना ही जल्दी आपको वो चीज याद हो जाती है। जैसे आप किसी चीज को देख रहे हैं, उसको साथ में लिख भी रहे हैं, साथ में सुन भी रहे हैं, 3 सेंसेस आर वर्किंग, ठीक है, तो उसको आप ज्यादा आसानी से याद कर पाएंगे। बाकी तो आपकी मर्जी है, कहीं होते हैं जो कि 1 सेंस 2 सेंस इन्हीं में समझ जाते हैं, ठीक है। तो पॉलन पेस्टल इंटरेक्शन को भी हम पढ़ रहे थे। पॉलिनेशन की पॉलन ट्यूब कैसे बन रही है देखना। अगर मैंने बोला इनकम्पैटिबल पॉलन आया है, इनकम्पैटिबल मतलब रॉन्ग टाइप का आया है, इनकम्पैटिबल आया है तो वो नो जर्मिनेशन, कोई जर्मिनेशन नहीं होगी और कोई पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन नहीं होगी। बट अगर कंपैटिबल पॉलन आया है, इफ कंपैटिबल पॉलन इज देयर, इफ कंपैटिबल पॉलन इज देयर, सो पॉलन ट्यूब विल बी फॉर्मिंग। पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। कंपैटिबल है तो पॉलन ट्यूब फॉर्म हो जाएगी और इनकम्पैटिबल है तो पॉलन ट्यूब फॉर्म नहीं होगी। अब पॉलन ट्यूब कैसे फॉर्म होती है वो देखना ध्यान से। यहां पे क्या था, वही यार एम्ब्रियो सैक, इसमें ये आपके पास 3 सेल्स थे ऐसे सेंटर में, ऐसा है ना, ठीक है। तो ये था माइक्रोपाइलर एंड, सॉरी ये था माइक्रोपाइलर एंड, ये चलाजल एंड है। अब तो वो इंटेगुमेंट्स वगैरह हम नहीं बनाएंगे, वैसे बनाना चाहे तो वो भी बना सकते हो वैसे तो, ठीक है। ऐसे जुड़ा होगा, वो यहाँ से जुड़ा है, यहाँ मान लो ये ओवरी है ना, तो ओवरी से जुड़ा है, ये प्लेसेंटा है, ठीक है, ओवरी से जुड़ा है ऐसे, ठीक है ना। बट अब इसको हम मिटा ही रहे हैं बिकॉज मैंने प्लेसेंटा कैसे दिखा दी, ऐसे दिखा दी मैंने, ऐसे जोड़ दिया इसको, लो जोड़ना ही था तो बस जोड़ दिया। अब देखना क्या होगा, ये पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन कैसे होगी कंपैटिबल के केस में। व्हेन अ कंपैटिबल pollen, when a compatible pollen reaches the stigma, स्टिग्मा पे कुछ शुगर्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, स्टिग्मा पे कुछ शुगर्स प्रेजेंट होंगी। इट absorbs the sugars present on stigma और उससे एंड उसके कारण वेजिटेटिव सेल जो कि पॉलन में होता है, एंड वेजिटेटिव सेल इलोंगेट्स, और वो इलोंगेट होके कहां से इलोंगेट होगा, कहां से बाहर निकलेगा, आपको याद है हमने पढ़ा था जर्म पोर, इलोंगेट्स एंड कम्स आउट थ्रू जर्म पोर, थ्रू जर्म पोर and it is known as pollen tube। इसी को हमने pollen tube बोला है। germ pore क्या था, what was germ pore,
जहां पे स्पोरोपोलिनिन वाज एब्सेंट, स्पोरोपोलिनिन वाज एब्सेंट। मेरे ख्याल से क्लियर है कुछ, हाँ सही है। मुझे लगा, पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि वीडियो बंद हो गई है, बट ओए सॉरी शिट, ये नीचे गिर गया था। ये वो है जिससे मैं इसको साफ करता हूँ। ओके, हाँ, तो ये देखना, यहां पे इसने शुगर एब्जॉर्ब करी और ऐसे वेजिटेटिव सेल दिखना, ये मैंने क्या बना दिया आपके पास, पॉलन ग्रेन, ये जर्मपोर है। अब ये वेजिटेटिव सेल था ना, और ये जनरेटिव सेल है मान लीजिए। तो ये वेजिटेटिव सेल ने क्या किया, एब्जॉर्ब कर ली शुगर्स और खुद को इसने इलोंगेट कर लिया। शुगर खाएगा तो इलोंगेट तो होगा ना, और ऐसे इलोंगेट करते करते इसने पॉलन ट्यूब बना ली। और वो पॉलन ट्यूब कहां से कहां तक गई, माइक्रोपाइलर एंड से वो इसके अंदर जाएगी, एम्ब्रियो सैक के अंदर, थ्रू माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, अब इसके अंदर क्या थी, ये मेल गमीट है, ये फीमेल गमीट है, ये वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस। ठीक है, ऐसे कई सारी चीजें होंगी। तो ये तो फीमेल गमीट कहाँ बोल दिया, दीज आर द मेल गमीट्स, जो कि अब जा रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे फ्यूजन, यानी कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। डबल फर्टिलाइजेशन होती है इनमें तो, और ट्रिपल फ्यूजन होती है। ये है न्यूक्लियस ऑफ वेजिटेटिव सेल। ठीक है, क्योंकि वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस तो बाहर ही आ सकता है ना। ठीक है, तो वो आ गया बाहर। अब जनरेटिव सेल तो है ही नहीं, तो उसका न्यूक्लियस कैसे बचा होगा, उसके न्यूक्लियस ने तो डिवाइड करके दो मेल गमीट बना ली थे। जनरेटिव सेल डिवाइड हो गया तो न्यूक्लियस भी तो डिवाइड हुआ होगा, है ना, उसका कंटेंट भी तो डबल होकर डिवाइड हुआ होगा। इसको नोट करो, इसलिए मैं पिक्चर क्लिक कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी नोट करना, जल्दी जल्दी। यार यहाँ से ना थोड़ा सा दिखना आपको कम हुआ, तो चलो कोई नहीं, अब तो दिख रहा है ना प्रॉपर। मैंने बोल बोल के लिखा है, इसीलिए मैं बोल बोल के लिखता हूँ, ताकि आपको जब भी कुछ चीज मानो दिखाई नहीं दे रही तो सुनाई दे जाए, सुनाई नहीं दे रही तो दिखाई दे जाए, है ना। नेक्स्ट, अब देखना, अब हम पढ़ेंगे पॉलन पेस्टिल इंटरेक्शन खत्म हो चुका है, पॉलन ट्यूब बन चुकी है, तो बस वही है पॉलन पेस्टिल इंटरेक्शन में। अब हमें क्या करना है कवर, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, उसके बारे में जानना है। देखो, दो मेल गमीट आ रहे हैं, राइट, टू मेल गमीट्स आर कमिंग। अरे यार क्या है ये, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन। अब सॉरी, हाँ जी, तो आपको क्या जानना है कि ये है क्या, डबल फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब है। देखो, देयर आर टू मेल गमीट्स, बट अ सिंगल एग सेल। एग सेल तो एक ही था, तो दो मेल गमीट किसके साथ फ्यूज करेंगे, देखना। while the male gametes reach the micropylar end, one of the synergid degenerates। एक सिनर्जिड तो डिजनरेट हो ही जाएगा, सिनर्जिड्स डिजनरेट, तो अब वो डिजनरेट हो गया, अब वो नहीं बचा, तो अब जो मेल गमीट आया वो क्या करेंगे, देखना। वन ऑफ द मेल गमीट किसके साथ फ्यूज करेगा, फीमेल गमीट के साथ, और इसको हम बोलते हैं सिनगेमी। सिन टर्म हमेशा किसके लिए यूज होता है, फर्टिलाइजेशन के लिए। तो सिनगेमी मतलब फर्टिलाइजेशन ऑफ गेमीट्स, सिनगेमी। ओके, जैसे आपने पढ़ा होगा, तो सिन का मतलब होता है फ्यूजन। अगर आपने सुना है क्लास 11th में सिंसीटियम, है ना, दो चीजें होती थी। अगर आप सेप्टा वाले वो फंगस के बारे में जानते हैं, फंगस में सेप्टा होता था ना, किसी में सेप्टा होता था, किसी में नहीं होता था। फाइकोमाइसीट्स में इट वाज असेप्टेट। अगर किसी को याद है तो, अगर नहीं याद तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से पढ़ लो आगे, ठीक है। बट अगर किसी को याद है तो एक होता था सिंसीटियम। सिंसीटियम कंडीशन क्या होती थी, जब आपस में सेल वॉल फ्यूज कर जाए और मिट जाए, फ्यूज कर जाए और मिट जाए। तो वैसे ही सिन का मतलब होता है फ्यूजन, गेमीट्स फ्यूज कर जाए। अब वो गेमीट्स ने फ्यूज करके क्या बनाया, इससे बना है जाइगोट। एंड सिमिलरली सेकेंड मेल गमीट कहां गया, अब याद करो जब हमने ये डायग्राम बनाया था, है ना, तो एक तो ये एग सेल है, यहाँ पे वो है फिलिफॉर्म एपेरेटस जो इसको गाइड करेंगे मेल सेल, मेल गमीट को। और यहाँ पे आपके पास पोलर न्यूक्ली थे, है ना, सेंट्रल न्यूक्ली थे, पोलर न्यूक्ली, तो दो बीच में यहाँ पे थे।
ठीक है, अब एक ने तो इसको फ्यूज कर दिया तो ये तो अब बचा नहीं, इसको हमने बोल दिया सिनगेमी, दूसरा इसको फ्यूज करेगा, है ना, तो सेकंड गेमेट किसको फ्यूज करेगा, सेंट्रल सेल के साथ मिलेगा और क्या बना लेगा, और क्या बना लेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल यानी पीईसी, इसके न्यूक्लियस को हम बोलेंगे पीईएन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, बस सिंपल है। अब ये पीईसी कैसा होगा, देखो इसमें दो न्यूक्लियस पहले से थे, तीसरे ने इसको फ्यूज कर दिया, अब तीन न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो गए, दो न्यूक्लियस फ्यूज होते थे तो हम बोलते थे जाइगोट बना, जिसको हमने बोला है डिप्लॉइड है, कि दो न्यूक्लियस फ्यूज हुए हैं, और अब तो तीन न्यूक्लियस फ्यूज हो गए, तो ये कैसे होगा, इट विल बी ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर, ये एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से जो आपको मैंने ये करवाया है ये आपको समझ में भी आया होगा। अब देखो फ्यूजन कितनी बार हो रही है, दो बार हो रही है, इसलिए इसको बोला है डबल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। और यहां पे कितने न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर रहे होंगे पीईएन बनाने के लिए, तीन न्यूक्लियस, इसीलिए इसको बोला है ट्रिपल फ्यूजन। इसका नाम है सिनगेमी, इसका नाम है ट्रिपल फ्यूजन। अगर कोई बोले ट्रिपल फ्यूजन तो उसमें आप ये दोनों चीजें नहीं समझानी है, आपको सिर्फ ये समझाना है, ठीक है, मेरे ख्याल से ही क्लियर है। चीख आ रही है, आ रही है, नहीं आ रही है, आ रही है, पता नहीं लग रहा। अब इसको देखो, डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन, बताइएगा क्या ये क्लियर है, मेरे ख्याल से ये क्लियर होगा। एनसीईआरटी से इसको रीडिंग कर लेते हैं, पहले मैं इसकी पिक्चर, चलो पहले हम रीडिंग करते हैं, उसके बाद पिक्चर क्लिक कर लेंगे, क्योंकि अगर कुछ मिस हो गया होगा या कुछ हमने छोड़ दिया होगा गलती से तो हम वो लिख सकते हैं फिर बाद में, है। Oh my God, what was this? माइक भी ऑन था, अब जो एयरफोन्स लगा के बैठे होंगे वो तो बेचारे। तो pollen pistil interaction, pollination does not guarantee the transfer of right type of pollen of the same species as of the stigma. Pollen of wrong type either from other species or of the same plant अगर वो self incompatible है, पता नहीं लग रहा सीख आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है, अगर वो सेल्फ इनकम्पैटिबल है और वो उस पे लैंड कर रहा है तो द पिस्टल हैज एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पोलन वेदर इट इज ऑफ राइट टाइप और ऑफ रॉन्ग टाइप, आएगी ठीक है एक आदि तो, है ना। इफ इट इज ऑफ राइट टाइप तो वो उसको प्रमोट करेगा पॉलिनेशन को, एंड इफ द पोलन इज ऑफ रॉन्ग टाइप द पिस्टल रिजेक्ट द पोलन बाय प्रिवेंटिंग पोलन जर्मिनेशन। एबिलिटी ऑफ पिस्टल is a continuous dialogue between pollen grain and pistil, जो कि chemical process है, it is mediated by chemical components। लास्ट में चलिए, as mentioned earlier, following compatible pollination the pollen grain germinates on stigma to produce a pollen tube, ये हमने पहले से ही कवर कर लिया है। अच्छा यहाँ पे देखना, pollen tube grows through the tissues of stigma, ये चीज मैंने आपको नहीं बताई है, उसमें ना कंडक्टिव टिश्यूज होते हैं, स्टिग्मा में देयर आर कंडक्टिव टिश्यूज, और वो स्टिग्मा जिसमें कंडक्टिव टिश्यूज हैं उसको हम बोलते हैं सॉलिड स्टिग्मा, मतलब स्टाइल में ऐसा ऐसा ना, देखो ये स्टाइल है, ये क्या बना दिया मैंने, स्टाइल बना दिया, ये है स्टाइल। यहाँ पे कुछ टिश्यूज होते हैं जिनको हम बोलते हैं कंडक्टिव टिश्यूज, दीज आर कंडक्टिव टिश्यूज जो कि उसको आगे लेके जाएंगे, तो ऐसे स्टाइल को हम बोलते हैं हार्ड स्टाइल, सॉलिड स्टाइल, ठीक है, दिस इज कॉल्ड सॉलिड स्टाइल। सॉलिड स्टाइल का क्या मतलब है, स्टिग्मा स्टाइल विद कंडक्टिव टिश्यू, स्टाइल विद कंडक्टिव टिश्यू, याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो टू सेल्ड कंडीशन, थ्री सेल्ड कंडीशन तो हमने पहले ही पढ़ लिया। गाइड्स, अच्छा यहाँ पे देखना, many recent studies show that filiform apparatus present at the micropylar end of the synergid guides the entry of pollen tube, वो pollen tube को गाइड करता है कि कहाँ से आपको एंटर करना है। All these events are pollen pistil interaction, dynamic process है pollen recognition का और promotion या inhibition of that pollen का, ठीक है। Manipulating pollen pistil interaction can even be incompatible pollen। अच्छा ये अब देखना, ये लास्ट में आपको बताया इन्होंने कि कैसे आप खुद घर पे लेबोरेटरी में ये कर सकते हो पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन, वो हम आगे देखेंगे। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी आगे करवाऊंगा मैं लास्ट लेक्चर में। इफ द फीमेल, ये छोड़ो, ये वाला पेज आप छोड़ दीजिए, आगे आइए, डबल फर्टिलाइजेशन पे आइएगा, डबल फर्टिलाइजेशन पे आना है आपको। आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द synergid, the pollen tube recognizes, releases the two male gametes into the cytoplasm of synergid. One of the male gamete moves towards the egg cell and fuses with its nucleus and completing the syngamy with the formation of a zygote जो कि डिप्लॉयड होगा। अदर मेल गेमीट जो है वो टू पोलर न्यूक्लियस की तरफ जाएगा जो कि सेंट्रल सेल में है और उनके साथ फ्यूज करेगा ताकि ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बने, पीईसी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बने या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बने, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे इसको, और ये प्राइमरी एंडोप्लाज्मिक सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बोलेंगे, और इससे बनेगा बाद में एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो से, ज़ाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो।
अब आपको यही चीजें पढ़नी है। अब आपके पास फर्टिलाइजेशन हो गई, फर्टिलाइजेशन में इतना ही था, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट स्टार्ट होंगे। मतलब सबसे पहले आपको एंडोस्पर्म पढ़ना है, फिर आपको एम्ब्रियो पढ़ना है, उसके बाद सीड है, फ्रूट है, बस दैट्स इट, द चैप्टर विल बी ओवर देन। ठीक है, तो ये 4 चीजें बची हैं। तो एंडोस्पर्म से अभी हम स्टार्ट करते हैं, आज एंडोस्पर्म खत्म करेंगे। टुडे वी विल बी जस्ट कंप्लीटिंग द, या पहले एम्ब्रियो कर लेते हैं। चलो पहले हम एंडोस्पर्म ही करते हैं, बिकॉज एनसीईआरटी के ऑर्डर को ही हम फॉलो करेंगे। एक मिनट, लेट मी रीड द फोटो। कर लिया नोट? चलिए, लेट मी जस्ट चेंज द चौक एज वेल, और साथ ही में इसको रब भी करना है। वाह, डब्बा तो ऐसे रखा है जैसे पूरी बड़ी बड़ी चौक्स भर भर के रखे हुए बीच में। 2 डब्बे दोनों खाली हैं, तीसरा भी खाली है, चौक्स की कंगाली है। वाह वाह, क्या बात बोली है। ये घटिया सी शायरी सुन के किसी ने वहां से अपनी चप्पल मारी है। क्या ही बोल दिया मैंने, वाह 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 वाह। चलिए, बकवास बंद और काम शुरू, आगे चलते हैं। अब हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि यार मेल गमीट आया। मेरे ख्याल से आपको दिखना थोड़ा कम हो गया, बिकॉज काफी ज्यादा टाइम हो गया। मतलब ठीक ठाक दिख रहा है। ये वाला पेज एक बार लिख देते हैं, फिर अगले पेज पे मैं इसको पानी से साफ करूंगा, उसके बाद हम करेंगे। मेल गमीट में हमने क्या करा है? फीमेल गमीट को मिक्स करा, मतलब फीमेल गमीट के साथ फ्यूज किया। इससे क्या बना? इससे बना है जायगोट। उस जायगोट से बनता है एम्ब्रियो। बोले ये एम्ब्रियो जो डेवलप हो रहा है, इसको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा? इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा जो दूसरा मेल गमीट था, जब उसने फ्यूज करके पीई सेंट्रल सेल के जो पोलर न्यूक्ली थे उनके साथ फ्यूज किया, तो पीईएन बना था। अच्छा, वो किसके अंदर बना था? इन पीईसी बना था, पीईसी के अंदर बना था। ये पीईसी बाद में जाके बनाता है एंडोस्पर्म, और ये एंडोस्पर्म प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियो। तो एंडोस्पर्म प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियो, इसीलिए एंडोस्पर्म पहले बनेगा एम्ब्रियो से। तो इसीलिए हम एंडोस्पर्म पहले पढ़ रहे हैं, ठीक है। एंडोस्पर्म फॉर्मेशन या एंडोस्पर्म डेवलपमेंट precedes the development precedes the embryo development of embryo, लिख लो, as it has to provide nutrition to the developing embryo. It has to provide nutrition to the developing embryo. और प्लांट के पास भी गारंटी होनी चाहिए कि वो बच्चा बनाने से पहले एम्ब्रियो क्या है, बाद में जो है कि वही आगे बनाएगा ना, सीड वगैरह उससे बनते हैं, है ना। एम्ब्रियो में से एम्ब्रियो को अगर आप शो कर दोगे तो वो नया बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे होगी, ठीक है। बट वो आप समझ गए कि एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन पहले प्रोवाइड करना, उसकी गारंटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है जैसे हमारे भारत में कई लोग ऐसे हैं जो कि 12-12, 13-13, 14-14 या 10-10 बच्चे पैदा कर लेंगे, उनके पास कोई साधन नहीं होगा कि उनको पालना कैसे है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी इतने समझदार प्लांट्स हैं कि वो पहले एम्ब्रियो को डेवलप करने वाला एक साधन बना रहे हैं जिससे वो न्यूट्रिशन ले सके, जिसको हमने बोला एंडोस्पर्म। तो इसको नोट करना, और मैं इसकी पिक्चर क्लिक कर लेता हूँ, एंड आफ्टर दैट मैं इसको ना जरा साफ कर लेते हैं पानी से, फिर हम आगे चलते हैं काम। हाँ जी, तो मैंने इसको साफ कर लिया है और हम स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट्स इन पीईसी की। पीईसी से तो बनना है एंडोस्पर्म, तो वो कैसे बनेगा वो देखना। 3 तरह का एंडोस्पर्म हो सकता है। एंडोस्पर्म कैन बी 3 टाइप्स, कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, कोई मजाक मत उड़ाना। एक है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। बोले ये वो है जिसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रही है, बिल्कुल सही। सबसे पहले हम वही लिख लेते हैं, कौन सा है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। ऑफ कोर्स इसमें अगर मैंने ऐसे एक, ये क्या है? ये पीईसी है। पीईसी मतलब ट्रिप्लॉइड सेल, पीईसी, ये उसका ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस। इसने क्या किया? खुद को फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करवाई। ये हम पहले कवर कर चुके हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, इसे दोबारा नहीं बताऊंगा, ओके। पहले हमने पढ़ा हुआ है, किसमें पढ़ा है वो आपको बताएंगे, अब मैं नहीं बताऊंगा।
इससे 2 न्यूक्लियस बने, फिर 2 से 4 न्यूक्लियस बने, ऐसे ही कई सारे न्यूक्लियस जो है वो बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। ठीक है ना, देखो कितने सारे न्यूक्लियस हमने बना दिए। तो ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म हमें कहाँ देखने को मिलता है? जो आप कोकोनट पीते हैं उसके वाटर, कोकोनट वाटर में ये होता है, कोकोनट वाटर, उसमें होता है आपके पास फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूं सेकेंड थिंग, तो वो है आपके पास सेलुलर एंडोस्पर्म। बिल्कुल सही, उसमें फ्री न्यूक्लियर की जगह सेलुलर डिवीजन हो रही है। तो जैसे एक सेल था, 2 सेल बन गए, 4 सेल, 8 सेल, और इसी तरह से आपके पास कई सारे सेल्स बन गए। ये सेल्स हैं, ये सारे एक एक सेल है, ठीक है ना, ऐसे कई सारे सेल बन गए। तो ये आपको कहां देखने को मिलेगा? ये आपको देखने को मिलेगा कोकोनट कर्नल। कर्नल का मतलब है जो कोकोनट का व्हाइट पार्ट होता है, एडिबल पार्ट होता है, ठीक है, उसमें आपको ये फ्री न्यूक्लियर सेलुलर एंडोस्पर्म देखने को मिलता है। एंड एट लास्ट, फिर इसको नोट करो, तीसरी टाइप हम अगले पेज पे ही कर पाएंगे क्योंकि इस पे जगह नहीं है, ये सिर्फ उसका नाम चलो कर ही लेते हैं, उसको भी नाम से क्या ही है, वो आपको एनसीईआरटी में नहीं दे रखी, बट फिर भी एक बार बता देते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। इन दोनों का मिक्सचर है, वो कुछ भी नहीं है, इन दोनों का मिक्सचर है। हेलो बीएल, हेलो बीएल तीसरी टाइप है, हेलो बीएल, हेलो बीएल एंडोस्पर्म। हेलो बीएल एंडोस्पर्म में आधी जगह, मतलब ऐसे मान लीजिए ये है ना, तो ऊपर का एक हिस्सा अलग हो गया, नीचे अलग हो गया। पहले तो एक बार सिंपल डिवीजन होगी, हाँ देखो, एक था उसे सिंपल डिवीजन हुई, सिंपल डिवीजन होने के कारण एक सेल ऊपर बन गया, एक सेल नीचे बन गया, फिर इसमें ऊपर वाला अलग डिवाइड कर रहा है, नीचे वाला अलग डिवाइड कर रहा है। मान लो ऊपर सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड कर रहे हैं और नीचे सेल डिवाइड कर रहे हैं, तो ऊपर सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड कर रहे हैं और नीचे सेल डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये नीचे से सेलुलर है, ऊपर से न्यूक्लियर है, ऊपर से फ्री न्यूक्लियर, नीचे से सेलुलर, ठीक है, तो इसको नोट करिएगा। इसके बाद हम चलेंगे टुवर्ड्स द टाइप्स ऑफ सीड्स। यार सीड में ये एंडोस्पर्म एम्ब्रियो कंज्यूम कर लेगा कि नहीं करेगा, देखते हैं। अब क्योंकि ये एंडोस्पर्म बना किसके लिए है? एम्ब्रियो के लिए ही तो बना है, तो हो सकता है कि एम्ब्रियो जब डेवलप हो रहा हो तो इसको पूरा ही पी जाए, है ना। If embryo consumes all the endosperm, सारा एंडोस्पर्म पी गया एम्ब्रियो, as in monocots, जैसा किसमें, एक मिनट वेट करना प्लीज, एक्चुअली मुझे, हाँ अच्छा, तो 1 मिनट, एंडोस्पर्म का मुझे आप एक चीज बता सकते हो कि इसकी प्लॉइडी लेवल क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, इसकी प्लॉइडी लेवल क्या होगा? ट्रिप्लॉइड होगा, ठीक है। 1 मिनट प्लीज वेट करना, ठीक आने लगी है। आई 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 नहीं आई, नहीं आई, नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, सहन लेना थोड़ा। इफ एम्ब्रियो कंज्यूम्स ऑल द एंडोस्पर्म एज इन डाइकॉट्स, डाइकॉट्स में सारा कंज्यूम कर लेता है, इसलिए तो डाइकॉट्स में न्यूट्रिशन का कोई सोर्स नहीं बचता, और न्यूट्रिशन का कोई सोर्स नहीं बचा है तो रेडिकल और प्लूमियल ग्रो कैसे करेंगे? इसीलिए तो डाइकॉट में 2 कोटिलेडन बन जाते थे, क्योंकि कोटिलेडन बाद में क्या करेंगे, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ऐसे को हम बोलेंगे, ऐसे को हम बोलेंगे कि यार ये एंडोस्पर्मिक होंगे, क्या इनमें एंडोस्पर्म बचा है? नहीं बचा है, तो दे आर नॉन एंडोस्पर्मिक, दे आर नॉन एंडोस्पर्मिक। एंड ऐसे सीड्स को हम बोलते हैं, सच सीड्स जिनमें एंडोस्पर्म जरा भी नहीं आया, उनको हम बोलते हैं एक्स एल्ब्यूमिनस, एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स, ठीक है। और अगर if the embryo do not consume whole
एंडोस्पर्म, अगर उसने सारा एंडोस्पर्म नहीं कंज्यूम किया, थोड़ा सा बचा है, तो वही एंडोस्पर्म उसके सीड में भी जाएगा, उसको सीड में भी दिखेगा। ठीक है, तो इसको हमने कहा है कि ये एंडोस्पर्मिक है, एंडोस्पर्मिक, क्योंकि इसमें एंडोस्पर्म बचा है, इसमें तो एंडोस्पर्म बचा ही नहीं था। और ऐसे सीड को हम बोलते हैं जिसमें एंडोस्पर्म बचा है, मान लीजिए, उसको हमने कहा है एल्ब्यूमिनस, एल्ब्यूमिनस। अब इसके एग्जांपल्स, अच्छा ये तो सारे डाइकॉट्स हो गए, इसमें सारे मोनोकॉट्स आ गए, इसीलिए तो मोनोकॉट के पास एक ही कोटिलेडन है, क्योंकि उनके पास अभी भी कुछ ना कुछ एंडोस्पर्म बचा हुआ है। तो आधा तो उसका न्यूट्रिशन एंडोस्पर्म से मिल जाएगा और बाकी न्यूट्रिशन उसको उस कोटिलेडन से मिल जाता है। नेक्स्ट एक्सेप्शन केस देखना, सारे मोनोकॉट्स इसी में है, जैसे कि कोई ग्राम हो गया, वीट है ना, वीट मोनोकॉट ही तो है। ठीक है, तो ये सारे, और इसमें डाइकॉट में पी, जो आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं हम वही वाले लिख लेते हैं। एनसीईआरटी ने लिखे हैं डाइकॉट में पी एंड ग्राम और वीट राइस मेज। ठीक है, तो पी एंड ग्राम यहां पे आ गए और वीट राइस मेज यहां पे आएंगे, वीट राइस मेज। ठीक है, एक्सेप्शन की बात अगर हम कर रहे हैं तो एक्सेप्शन में माना कि सारे डाइकॉट नॉन एंडोस्पर्मिक है, बट एक डाइकॉट ऐसा है, इसका नाम है क्या, कैस्टर। कैस्टर इज डाइकॉट जो कि कैसा है, डाइकॉट होने के बावजूद भी ये नॉन एंडोस्पर्मिक नहीं है, ये एंडोस्पर्मिक है। और एक मोनोकॉट ऐसा है, मोनोकॉट ऐसा है जिसका नाम है ऑर्किड, जो कि मोनोकॉट होने के बाद भी नॉन एंडोस्पर्मिक है, नॉन एंडोस्पर्मिक है। इसको नोट करिए, जल्दी से जल्दी नोट करना। आई होप एंड बिलीव आप इसको नोट कर रहे हैं। मैं इसकी बात, ओए एक मिनट, ग्राम से दोनों जगह लिख दिया, ग्राम इज डाइकॉट ना, तो यहाँ नहीं आएगा ना, मोनोकॉट में थोड़ी आएगा। इसको नोट करो जल्दी। आई होप एंड बिलीव आप इसको नोट कर चुके होंगे। आज हम इतना ही करते हैं, देखते हैं, है ना। एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, जिसमें हमारा एम्ब्रियो वाला पार्ट बचेगा। फिर एम्ब्रियो के बाद हम सीड वाला पार्ट करेंगे और उसके बाद फ्रूट, एंड उसी के साथ आपका चैप्टर एपोमिक्सिस और पोली एम्ब्रियो होने के बाद कंप्लीट हो जाएगा। मतलब नियरली अब आपके पास 9 लेक्चर्स या 10 लेक्चर्स में इस चैप्टर को मैं कंप्लीट करवा दूंगा। 11th लेक्चर्स आपको प्रीवियस के क्वेश्चंस का मिलेगा। ठीक है, तो बस तब तक के लिए बने रहिए। इसकी मैं पिक्चर क्लिक कर चुका हूं, अब हम आते हैं होमवर्क की स्लाइड की तरफ या होमवर्क के पेज की तरफ। अच्छा, आप मुझे बताइएगा, क्या आप लाइव पढ़ना चाहेंगे? और मेरे को ये भी बहुत मतलब आता है कि यार मैसेज आता है कि हम भी पढ़ाना चाहते हैं आपके चैनल पे। तो जी हाँ, बिल्कुल आप पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आप मुझे कॉन्टैक्ट करिएगा जीमेल पे, आपको मैंने जीमेल दी हुई है ना, अबाउट सेक्शन में, चैनल के अबाउट सेक्शन में जीमेल दिया हुआ है, वहां पे आप कॉन्टैक्ट करना। ठीक है, वैसे तो मैं हर एक को ऐसे कमेंट को रिप्लाई कर देता हूँ, बट अगर कहीं भूल जाऊँ ना तो कोई नहीं, आप उस जीमेल पे कॉन्टैक्ट करना और वहां से मैं आपको बता दूंगा कि आपको कैसे कैसे करना है। मुझे वीडियो सेंड कर देना, मैं डाल दिया करूंगा। ठीक है, अब बोले चैनल का एक्सेस दे दो, वो नहीं दे पाएंगे भाई, चैनल का एक्सेस तो नहीं मिल पाएगा। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। पता लगे हमें पढ़ाना है, चैनल उड़ा दिया अगले दिन। वैसे तो आप पे भरोसा है इतना। डीपीपी देखते हैं कौन सी आप कर सकते हैं। मैंने ना सारी डीपीपीज आपको अपलोड करवा दी हैं, पिछले साल के नोट्स आपको अपलोड करवा दिए हैं। कहाँ पे करवाए हैं, करवाए क्या मतलब कहाँ पे किए हैं, अरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने करवा दिया है। ठीक है, तो वहां पे आप इसको जाके देख भी सकते हो, सारे नोट्स पिछले साल के और डीपीपी अपलोड करवा दी हैं। तो डीपीपी नंबर 7 तक तो आपको मेरे ख्याल मैंने पिछले लेक्चर में दे दी थी, 6th तो हमने पहले दे दी थी, 7th देखते हैं, 7th भी हमने दे दी थी आपको ना। 8th डीपीपी आप कर सकते हो, 8th डीपीपी कोकोनट वाटर। ठीक है, बिल्कुल सही है, 8th डीपी। अच्छा नहीं, इसमें एक एम्ब्रियो का क्वेश्चन है, तो उसको आप मत करना। एम्ब्रियो का एक क्वेश्चन आ गया, एक ही है ऐसे तो एम्ब्रियो का क्वेश्चन। ठीक है, एक्सेप्ट क्वेश्चन 6 आप इस पूरे डीपीपी को कर सकते हैं, डीपीपी नंबर 8 एक्सेप्ट क्वेश्चन 6। तो होमवर्क डीपीपी 1 टू डीपीपी 8 एक्सेप्ट क्वेश्चन 6, और डीपीपी नंबर 9 में आप चेक कर सकते हैं। अरे अच्छा, वो अगले उस पे है ना, डीपीपी 9 नहीं, डीपीपी 9 आपको अगले उसमें ही देखनी पड़ेगी, बिकॉज उसमें भी हमारे पास एम्ब्रियो के क्वेश्चंस हैं और सीड के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, वो हमने अभी नहीं पढ़ा। तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप जरा नोट कर लीजिएगा, साथ में आपको रिवाइज करना है लेक्चर को, और इस लेक्चर के नोट्स बना लेने हैं और एनसीईआरटी रीडिंग कर लेनी है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम
कल इस लेक्चर के इस चैप्टर के सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट लेक्चर के साथ, सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट है ना, लेक्चर नंबर 8 के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, सीताराम, राधे श्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।